अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। चलिए ठीक, क्लास 11th का अध्याय 2। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की वजह से सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र और आवास जैसी सामान्य उपयोगिताओं के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में हम जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादप को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी कोष्ठ में पादप एवं एनिमेलिया कोष्ठ में प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक ससी केंद्रकी एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रकी, एक कोशिका एवं बहुकोशिका तथा प्रकाश संश्लेषी के इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक को ससीम केंद्रकी एवं प्रोकैरियोटिक को असीम केंद्रकी कहते हैं। एक कोशिकिक एवं बहुकोशिकिक तथा प्रकाश संश्लेषी ब्रैकेट में हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी ब्रैकेट में कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चलती आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों या जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। फिर यहाँ दिया हुआ है तालिका 2.1 जीव जगत के लक्षण। तो फिर यहाँ लक्षण है 5 जीव जगत का, तो देख लेते हैं। लक्षण कोशिका के प्रकार है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक, एनिमिलिया में यूकैरियोटिक। फिर लक्षण है कोशिका भित्ति। मोनेरा में सेलुलोज रहित बहुसैकराइड प्लस एमिनो अम्ल, प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित, फंजाई में उपस्थित ब्रैकेट में सेलुलोज रहित काइटिन युक्त, प्लांटी में उपस्थित सेलुलोज सहित, एनिमेलिया में अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित, प्रोटिस्टा में उपस्थित, फंजाई में उपस्थित, प्लांटी में उपस्थित, एनिमेलिया में उपस्थित। काय संरचना मोनेरा में कोशिकीय, प्रोटिस्टा में कोशिकीय और फंजाई में बहुकोशिक या दृढ़ ऊतक, प्लांटी में ऊतक या अंग ऊतक तंत्र, एनिमेलिया में ऊतक या अंग तंत्र। पोषण की विधि मोनेरा में स्वपोषी ब्रैकेट में रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी
ब्रैकेट में मृतपोषी एवं परजीवी। प्रोटिस्टा में सौपोषी ब्रैकेट में प्रकाश संश्लेषित तथा परपोषी। फंजाई में परपोषी मृतपोषी ब्रैकेट में मृतपोषी एवं परजीवी। स्वपोषी प्लांटी में ब्रैकेट में प्रकाश संश्लेषी। एनिमेलिया में परपोषी ब्रैकेट में प्राणी संभोजी मृतपोषी इत्यादि। की विधि मोनेरा में संयुग्मन, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन और फंजाई में निषेचन, प्लांटी में निषेचन और एनिमेलिया में निषेचन। सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है। कोशिकीय संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जड़तीवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण की पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन के 3 अनुक्षेत्र पद्धतियों भी प्रस्तावित की गई है, जिसमें मोनेरा प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत के 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अतः एक सशक्त जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया है। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों के ध्यान में रखते हुए कवक को एक अलग जगत फंजाई में रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला ब्रैकेट में, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा ब्रैकेट में, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने की प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे
समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वासस्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों गोलाकार कोकस बहुवचन कोकाई, छर्राकार बैसिलस बहुवचन बैसिलाई, कामाकार के विविरियम बहुवचन विविरिया तथा सर्पिला स्पाइरिलम बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को दिखाया गया है: कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरिला, विविरियो। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु उनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चयापचय ब्रैकेट उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आद्य बैक्टीरिया, उसी में 2.1 में आद्य बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्रों, हैलाफी, गर्म झरने, थर्मोएसिडोफिल एवं कच्छ क्षेत्र मैथनोजन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मैथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन या जैव गैस का उत्पादन करते हैं। यू बैक्टीरिया, हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाव या चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया ब्रैकेट में जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, क्लोनीय अथवा तंतुमयी अलवन जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। इनके क्लोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टक एवं मेनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को अक्सकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया, अब पहले वो जो एक तंतुमयी सवाल नॉस्टक का यहाँ चित्र है, हेट्रोसिस्ट वहाँ दिखाया गया है, स्लेश में आच्छाद दिखाया गया है। अब परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पदार्थों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फॉर्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है।
माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका वृद्धि बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती है। यहाँ चित्र दिया हुआ 2.3 एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया, जिसमें उसका ऊपर वाला कोशिका भित्ति, उसके बाद वाला कोशिका झिल्ली, फिर डीएनए है। आज के लिए इतना ही, फिर अब कल पढ़ेंगे। बाय।